Good morning students and welcome to class 9, your chapter number 1st of political science. The name of chapter is What is Democracy and Why Democracy? Students, in our last class we discussed about the simple definition of democracy and also discussed the feature of the democracy, in which we discuss about the main feature, just like the major decision by the elected लीडर्स एंड द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो बच्चों, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन जानी, जिसमें हमने ये जाना कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। ठीक है, लेकिन इसी के साथ में हमने ये भी जाना कि क्या डेमोक्रेसी के लिए इतना ही काफी है कि एक ऐसी कंट्री जहां पर सिर्फ जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका इलेक्शन वहाँ की देश की जनता करती है। इसके अलावा भी कई सारी बातें डेमोक्रेसी के लिए होना जरूरी है, जिसमें हमने पाकिस्तान जैसी कंट्री, मैक्सिको, चाइना जैसी कंट्रीज का एग्जांपल लिया और हमने ये भी जाना कि इन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी देखने के लिए है, लेकिन सिर्फ नाम की है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंट्रीज के अंदर मिलिट्री रूल है, कुछ कंट्रीज के अंदर जैसे पाकिस्तान देखिए बच्चों, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, लेकिन लोग जो है नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली के लिए ही अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर पाते हैं। लेकिन इन रिप्रेजेंटेटिव को रूलर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जो फाइनल पावर है वो किसके पास है? ये फाइनल पावर होती है मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास। फिर हमने बात की थी चाइना और मैक्सिको जैसी कंट्रीज की। इन कंट्रीज के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम है, मतलब पूरी कंट्री के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और हर साल जब भी वोट होते हैं, जैसे चाइना के अंदर हर 5 ईयर के बाद में इलेक्शन होते हैं, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर लोगों के पास चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है। ठीक है, मेंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन पार्टी वही है, तो लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि भाई ये पार्टी पसंद नहीं है तो हम लोग दूसरी पार्टी को वोट दे दें। तो ऐसी कंडीशन में भी जबकि चाइना के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, हर 5 साल बाद हो रहे हैं, लेकिन लोगों के पास चॉइस नहीं है अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव, अपनी पसंद की कोई दूसरी पार्टी को वोट दे सके। मैक्सिको के अंदर हमने देखा कि जो पीआरआई पार्टी थी, ये पीआरआई पार्टी गलत तरीकों से इलेक्शन जीत रही है पिछले कई सालों से। ठीक है, तो इस तरह से 2000 के बाद, ईयर 2000 के बाद में ये पीआरआई पार्टी गलत तरीकों से इलेक्शन जीत रही है और साथ में ही अपनी गवर्नमेंट बना रही है। तो कह सकते हैं कि इलेक्शन तो सब जगह हो रहे हैं, हर जगह पर जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी इसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। आज हम बच्चों बात करेंगे आगे अपने डेमोक्रेसी के कुछ और फीचर्स जानेंगे। जैसे कल हमने 2 फीचर्स के बारे में बात की, जिसमें हमने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब डेमोक्रेसी वहां होगी जहां पर जनता वोट देकर अपना नेता चुनेगी। दूसरा हमने पढ़ा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सही तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। आज हम पढ़ेंगे 3rd फीचर और 4th फीचर। तो जानते हैं बच्चों कि डेमोक्रेसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब हर इंसान वोट देते समय एक वोट देगा, हर वोट की वैल्यू एक ही होगी और इसके अलावा क्या है 1 वोट, और वोट देने का अधिकार जो है वो 1 पर्सन होगा, मतलब एक जना एक वोट देगा और उसके एक वोट की वैल्यू एक ही होगी। ये डेमोक्रेसी का रूल है। तो देखते हैं, इसमें भी बच्चों हम कुछ कंट्रीज का एग्जांपल लेंगे, समझेंगे कि कहाँ पर वोट जो है अडल्ट फ्रेंचाइजीज को लेकर अगर हम बात करें तो आज भी बच्चों दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर, हालांकि अब तो कुछ ही कंट्रीज हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर कई सालों तक लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला, फिर भी वहाँ पर डेमोक्रेसी थी। ठीक है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर लें आप लोग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एंड में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर कुछ लोगों को वोट का राइट दिया गया, वुमन को राइट टू वोट नहीं दिया गया। और 1948 के अंदर जो है, मतलब 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और 200 साल बाद फ्रांस के अंदर औरतों को, महिलाओं को राइट टू वोट मिला। तो देखिए बच्चों, आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा राइट टू वोट के लिए। तो जानते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू में वर्ल्ड के कुछ एग्जांपल अगर हम लें तो पहला है until 2015 सऊदी अरेबिया में वुमन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। सबसे बड़ा एग्जांपल आप लेटेस्ट में ले लें बच्चों कि सऊदी अरेबिया के अंदर 2015 से पहले, 2015 से पहले तक
इस कंट्री में वुमन को राइट टू वोट नहीं था। मतलब कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन कंट्री के अंदर इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? वुमन नहीं करती है। तो 2015 के बाद में राइट टू वोट मिला है सऊदी अरेबिया के अंदर औरतों को, लेडीज को। आगे बात करें एस्टोनिया, एक कंट्री है एस्टोनिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। अब एस्टोनिया के अंदर प्रॉब्लम ये है बच्चों की यहाँ पर जो रशियन लोग हैं, जो रशिया से आकर एस्टोनिया के अंदर रह रहे हैं, इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है राइट टू वोट को लेकर, क्योंकि अभी भी एस्टोनिया के अंदर जो रशियन बैकग्राउंड से है उन लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला है। आगे आप देखें, अगर हम देखें फिजी, ठीक है, फिजी एक कंट्री है बच्चों, देश है, ठीक है ना। इन इलेक्शन इंडोजीनियस फिजी है मोर देन इंडियन फिजी। अब बच्चों जब यहाँ पर फिजी के अंदर दो तरह की फिजी है, फिजी का मतलब फिजियन जो वहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर एक तो है इंडोजीनियस फिजी, वे फिजी जो शुरुआत से फिजी के अंदर रह रहे हैं, और दूसरे इंडियन फिजी जो बाहर से आकर फिजी के अंदर बसे। तो दोनों में ही प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा वैल्यू किन लोगों के वोट की होती है? इंडोजीनियस फिजी, जो फिजी के प्रॉपर रहने वाले हैं, उनके इलेक्शन में वोट की वैल्यू ज्यादा होती है, जबकि जो इंडियन फिजीज है इनके वोट की वैल्यू कम मानी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम वन वैल्यू, वन पर्सन वन वैल्यू और वन वोट, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडियन फिजीज के वोट की वैल्यू कम है और इंडियन जीनियस फिजीज के वोट की वैल्यू ज्यादा है। तो कहने का मतलब अगर आप ये तीनों एग्जांपल देखें तो सऊदी अरेबिया के अंदर तो वुमन को जो है इलेक्शन का राइट टू वोट का अधिकार 2015 के बाद मिला है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से आई है। दूसरा अगर आप देखें एस्टोनिया के अंदर, यहाँ पर रशियन जो लोग हैं उनको इलेक्शन के समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। फिजी के अंदर भी देखें तो डेमोक्रेसी है लेकिन यहाँ पर भेदभाव किया जाता है इंडोजीनियस फिजी और इंडियन फिजी के बीच में। तो क्या तीनों एग्जाम्पल को देखकर आप कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर प्योर डेमोक्रेसी देखने को मिलती है? क्योंकि हमने शुरू में ही बात की थी कि डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी और फ्रीडम दो चीजें आती है। तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि कहीं पर औरतों को वोट देने का राइट नहीं है, कहीं पर रशियंस जो रशियंस है उनको राइट टू वोट नहीं मिला हुआ है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि जो इंडियन फिजीज है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो डेमोक्रेसी एक्चुअल के अंदर क्या है? डेमोक्रेसी के अंदर अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां पर वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू का रूल फॉलो होना चाहिए। तो इसको पढ़ने के बाद हम क्या कंक्लूजन पर पहुंचे, क्या रिजल्ट हमने जाना? तो देखिए डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, ईच वोट हैव वन वैल्यू। तो कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब फंडामेंटल राइट, या ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी है। मतलब पॉलिटिकली भी हर इंसान दूसरे इंसान के बराबर है, किसी में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम लोग यही पढ़ते हैं डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो सोशल इक्वालिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, चाहे पॉलिटिकल इक्वालिटी हो। ठीक है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी जरूरी है और पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है कि राइट टू वोट सबको मिलना चाहिए और सबके वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू। अब हम आते हैं लास्ट फीचर पर। डेमोक्रेसी के लिए फोर्थ फीचर पढ़ेंगे, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो देखिए रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ का मतलब समझ गए होंगे आप, कानून का रूल होना चाहिए। मतलब हर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और देश के कानून के हिसाब से ही काम करेगी। कोई गवर्नमेंट बेसिकली किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी भी गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में कर देश के कानूनों को साइड में कर एक सरकार अपनी मन मर्जी से देश चलाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ जरूरी है, कानून का रूल होना जरूरी है। और दूसरा द रेस्पेक्ट फॉर राइट, देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके राइट्स का, उनके कुछ अधिकार हम लोग बच्चों को पढ़ चुके हैं, रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात कर चुके हैं। इंसान होने के नाते हमको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने देश के नागरिकों को अधिकार देती है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए, मतलब देश के सिटीजन्स होने के नाते बच्चों हमको भी कुछ अधिकार है, तो उन अधिकारों का रेस्पेक्ट किया जाए। दूसरा, कानून के हिसाब से ही सरकार काम करे, कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से दूर जाकर काम नहीं कर सकती, ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो देखें कि रूल ऑफ लॉ के अंदर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, जिम्बाब्वे का। ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जिम्बाब्वे since 1980 the country has been ruled by the ZANU-PF party that lead the freedom struggle। अब यहाँ पर बात करेंगे हम जिम्बाब्वे की, जहाँ पर 1980 के बाद 1980 के बाद में इस जिम्बाब्वे के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है ZANU-PF। ये ZANU-PF जो पार्टी है एक्चुअल के अंदर जिम्बाब्वे के फ्रीडम स्ट्रगल को इसने लीड किया था, इसीलिए देश जब जिम्बाब्वे आजाद हुआ तो इस पार्टी की सरकार बनी। जैसा कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो आजादी से पहले एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, और ये कांग्रेस पार्टी में ही गांधी जी ले लीजिए, नेहरू जी ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए, दादा भाई नौरोजी ले लीजिए, इतने बड़े बड़े नेता इसी पार्टी से जुड़े हुए थे। और इसी पार्टी ने आगे जाके इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया। तो आज बाद में आप देखिए कि जब इंडिया फ्री हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के मेंबर भी थे, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिम्बाब्वे के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टी देश की आजादी के लिए लड़ी, और जब देश आजाद हुआ तो ये पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। अब इस ZANU-PF जो ये पार्टी है, इसके लीडर का नाम था रॉबर्ट मुगाबे, बिकम द प्रेसिडेंट। और बाद में जब ये पार्टी फ्रीडम के बाद में जीत गई तो इसका जो लीडर था जिसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, ये जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बन गए। अब जैसे ये जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी मन मर्जी से कंट्री को चलाना स्टार्ट कर दिया। अपनी पावर को बढ़ाने के कई सारे तरीके इन्होंने ढूंढ निकाले, क्योंकि ये चाहते थे कि जब तक हो सके जिम्बाब्वे का जो गवर्नमेंट रूल है वो इनके कंट्रोल में रहे। तो इसके लिए इन्होंने कई गलत रास्ते अपनाए, जैसे देखिए बच्चों, पार्टी यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। तो सबसे पहले इन रॉबर्ट मुगाबे ने हर बार जिम्बाब्वे में जब भी इलेक्शन होते थे तो इन्होंने गलत तरीकों का यूज करना शुरू किया ताकि इनकी पार्टी जीत सके और वापस अपनी गवर्नमेंट में आ सके। दूसरा, he changed constitution several times to increase power of his position president। इसी के साथ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सारे पावर अपने हाथ में रखने के लिए इन्होंने जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन को ही कई बार बदल दिया। तो जरा सोचिए बच्चों कि एक देश, स्पेशली एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सरकार काम करती है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। क्यों? ताकि हम अपने पावर को बढ़ा सकें। तो ये जो रॉबर्ट मुगाबे थे, इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया। और इसी के साथ पब्लिक प्रोटेस्ट डिक्लेयर इलीगल। पब्लिक प्रोटेस्ट का मतलब जब ये पार्टी, ये जो ZANU पार्टी और ये जो प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे, जब देश के अंदर अपनी मन मर्जी चलाने लग गए तो जिम्बाब्वे के जो लोग थे बच्चों, इन लोगों ने इनको अपोज करना शुरू किया, मतलब विद्रोह करना शुरू किया सरकार के अगेंस्ट। कई सारी अपोजिशंस जो है, जो सरकार जनता है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया कि यहाँ पर पब्लिक प्रोटेस्ट का मतलब जनता का जो विद्रोह हो रहा था सरकार के खिलाफ, उसको इन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया। कहने का मतलब अब सरकार के खिलाफ जनता कोई भी विद्रोह नहीं करेगी, और जो भी विद्रोह करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जनता का मुंह बंद कर दिया रॉबर्ट मुगाबे ने। और साथ में देखिए, मेड लॉ टू लिमिट द राइट ऑफ द क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और कई सारे कानून बनाए, जिसमें ये कानून बनाया गया कि कोई भी इंसान, जिम्बाब्वे का कोई भी पर्सन या पीपल जो है, वो प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर कोई फैसला कि प्रेसिडेंट जो कर रहा है सही है, प्रेसिडेंट जो कर रहा है वो गलत है, इस तरह से कोई भी जिम्बाब्वे में प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। और साथ में देखिए बच्चों, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। आप लोग बच्चों न्यूज़पेपर देखते हैं
मीडिया पर आप कई कई बड़ी बड़ी खबरें देखते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे राहुल गांधी हो, है ना, बड़े बड़े नेता, चाहे कोई भी हो, हर एक के ऊपर बोलने का राइट हमारी कंट्री में मीडिया को है। मीडिया चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि मीडिया को राइट टू एक्सप्रेस हमारी कंट्री में देश के हर इंसान को अपनी बात को कहने का, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी मिली हुई है। इसी कारण से हमारी कंट्री में मीडिया को पूरी फ्रीडम है, सरकार के बारे में भी कुछ भी कह सकती है और अपोजिशन पार्टी के बारे में भी कुछ भी कह सकती है। लेकिन यहाँ पर जिम्बाब्वे के अंदर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। कहने का मतलब कोई भी मीडिया जो है वो इस जेनू पार्टी के अगेंस्ट में कुछ भी छाप नहीं सकती, ना कुछ बोल सकती है। ऐसा करने पर पूरी तरह से जिम्बाब्वे में रोक है। तो बच्चों, क्या आप इसे डेमोक्रेटिक सिस्टम कहेंगे? क्या जिम्बाब्वे के अंदर डेमोक्रेसी है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास फ्रीडम नहीं है। सरकार ने अपनी मर्जी से ही कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो देश चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक कानून की किताब है जिसके अकॉर्डिंग हर सरकार काम करती है। लेकिन यहाँ पर तो रॉबर्ट मुगाबे ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए बदल दिया। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। आगे देखें, अब इसको पढ़कर आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? ठीक है ना, तो हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। पॉपुलर लीडर भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपने जिस नेता को चुना है ना, जो प्रधानमंत्री बना है वो अपनी मन मर्जी जरूर करेगा, कर सकता है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसे आप इलेक्शन में वोट देते हैं वो आपके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। वो कभी भी अपनी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, कोई जरूरी नहीं है कि जो पॉपुलर लीडर होते हैं वो हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करें। जरूरी नहीं है कि जिसे हमने चुना है वो जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग ही काम करे। तो पॉपुलर जो लीडर है जिनको हम इलेक्शन में चुनते हैं वो ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, अपनी मन मर्जी से सरकार चला सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में देखें, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इस देश के अंदर हर इंसान जो है कानून की नजर के अंदर इक्वल है। मतलब हम सब, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहने वाला हर इंसान कानून की नजर के अंदर क्या है? इक्वल है। चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, हर कोई इंसान बराबर माना गया। इसी के साथ देखें, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाट एवर इट वांट। डेमोक्रेसी के अंदर सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से देश की जनता के अगेंस्ट जाकर कोई डिसीजन लेती है तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। ये ध्यान आप रखें। ठीक है, साथ ही और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। तो पहली चीज ये कि डेमोक्रेसी के अंदर हर गवर्नमेंट की लिमिट होती है और एक लिमिट कौन तय करता है? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हर सरकार काम करेगी और साथ में जो सिटीजन्स के, जो हम लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमसे हमारी सरकार नहीं छीन सकती। तो सिंपल सा ये समझे बच्चों कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर कंट्री में गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ा कंट्रोल किसका होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कानून की बुक है, लॉ का एक सेट है, ये कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को। चाहे सरकार बदलती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बदलता, कानून नहीं बदले जा सकते। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। साथ में जो सिटीजन्स राइट है, जो हम लोगों के अधिकार है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब कभी सरकार गलत काम करती है तो उसको रोक सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब बच्चों इतना कुछ हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ लिए, तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है? हम लोग क्या समझे, क्या सीखा हम लोगों ने? तो देखिए बच्चों, समरी डेफिनेशन हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को एक सिंपल डेफिनेशन के साथ, दैट द डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये सिंपल डेफिनेशन थी। तो इस डेफिनेशन में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन सारे फीचर्स पढ़ने के बाद अब अगर आपसे कहा जाए कि डेमोक्रेसी की एक समरी डेफिनेशन क्या होगी, तो उसमें आपको 4 पॉइंट बच्चों ध्यान रखने हैं। पहला, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल डिसीजंस। तो पहली चीज, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर रूलर्स रूलर डिसीजन लेते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया, या जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही कंट्री के लिए डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा,
सही तरीके से इलेक्शन हो और देश के पास या जनता के पास में एक से ज्यादा ऑप्शन होने चाहिए। ऑप्शन का मतलब कंट्री के अंदर एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। कहने का मतलब मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता या गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है तो अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो हम किसी दूसरी पार्टी को वोट दे सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब देश की जो सिटीजन्स हैं उनके पास में चॉइस होनी चाहिए। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेस। और ये जो राइट टू वोट की जो अपॉर्चुनिटी है वो देश में हर एक इंसान को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को राइट टू वोट मिल गया और कुछ लोगों को राइट टू वोट नहीं है, तो क्या होगा, कुछ लोग तो वोट देंगे और कुछ नहीं दे पाएंगे। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि देश में जो जनता की जो सरकार बनेगी वो एक्चुअल में कुछ लोगों के लीडर होंगे, बाकी लोगों के लीडर नहीं माने जा सकते। लास्ट पॉइंट हो जाएगा गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। इसी के साथ में सरकार को, गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा रूलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोगों के जो राइट है वही गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। सरकार बदलती रहती है, गवर्नमेंट आती है चली जाती है, हर 5 साल बाद में इलेक्शन होते हैं, हर साल नेता बदलते हैं बच्चों, लेकिन जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। देश के जो कानून है उसके ऊपर जाकर, उससे अलग जाकर अपनी मन मर्जी से कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी चीज, हमारी कंट्री में सिटीजन्स को जो है फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, हम लोगों के कुछ अधिकार है, जिसमें एक अधिकार ये भी है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो हम लोग जॉइंटली एसोसिएशन बनाकर सरकार को प्रोटेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को रोक सकते हैं गलत पॉलिसीज बनाने से। तो इस तरह से ये समरी डेफिनेशन होगी बच्चों आपकी। तो बच्चों आज तक की क्लास के अंदर हमने डेफिनेशन के बारे में जाना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर है उनके बारे में बात की है। अभी और भी काफी टॉपिक आपका बाकी है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।